नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी पे। और अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में अपना टॉपिक चल रहा था। अब इसी टॉपिक को अपन देखते हैं आगे। अपन ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा और उसी के साथ अपन ने देखा कि इकोलॉजी क्या है। इकोसिस्टम में एक और अगर आप पॉइंट जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि इकोसिस्टम शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया, तो एजी टेंसले जो थे उन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया था। तो इस लाइन को भी आप अपने नोट्स के साथ जोड़ लें कि इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। अपना जो आगे टॉपिक है वह है जैव भू रासायनिक चक्र, या इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोला जाता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जीवों और पर्यावरण के बीच में जो है रासायनिक तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवों और पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों का आदान प्रदान होता है और इन रासायनिक तत्वों का आदान प्रदान जो है वह चक्रीय रूप में होता है। तो यही क्या कहलाता है, यही रासायनिक तत्वों का चक्रीय रूप में आदान प्रदान जो है यही कहलाता है अपने बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र। अब इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए और ये जो ऊर्जा है वह है अपने को मिलती है सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य जो है पर्यावरण में मेन ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा का जो है 0.1% भाग ही काम में आता है, कुछ भाग जो है श्वसन के लिए, कुछ भाग उत्सर्जन के लिए और बाकी का जो भाग है वह आगे के स्तर में ऊर्जा को पहुंचाने के काम आता है। तो देखते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। यह ऊर्जा जैव मंडल में जीवन को चलाती है। तो जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए सूर्य की ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। फिर अपन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में 6 CO2 के अणु और 6 ही ऑक्सीजन के अणु जो है प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि हरे पौधे जो है वह सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते हैं। भोजन क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अब अपन देखते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है उसका उपयोग करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या बनता है, भोजन बनता है, कार्बनिक यौगिक बनता है और क्या बनता है, अपने पास ऑक्सीजन बनती है। सूर्य का केवल 0.1% जो है ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होती है। इसका आधा भाग श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाओं में जो है वह खर्च हो जाता है और बाकी ऊर्जा जो है वह पौधों के अन्य भागों में, उत्तकों में जो है, कोशिकाओं में जो है वह संचित हो जाती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण की और उसके बाद में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये ग्लूकोज जी है, यही क्या है, यही है अपने कार्बनिक यौगिक जो बन रहा है वह हो गया। और उसी के साथ जो है बनते हैं अपने पास ऑक्सीजन जो श्वसन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे अपन देखें तो देखते हैं कि जीवन और पारिस्थितिकी। तो पृथ्वी पर जीवन विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में होता है और इन जीवों के मध्य अंतर संबंध के द्वारा जीवन जो है आगे चलता रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जीवों के मध्य अंतर संबंध होते हैं, अंतर क्रियाएं होती है और उससे निरंतर जो है जीवन की प्रक्रिया आगे चली रहती है। जीवों की विविधता और बहुलता जो है उन्हें जीवित रखती है। तो जीवों का विकास के लिए उनकी विविधता होनी बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, अंतःक्रिया के लिए जरूरी है कि ऊर्जा हो, जल उपलब्ध हो और पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, उनका प्रवाह निरंतर एक स्तर से दूसरे स्तर में होता रहे। इनकी उपलब्धता जगह और समय के हिसाब से अलग अलग होती है, क्षेत्रीय व सामयिक विभिन्नताएं होती है। अब देखते हैं रासायनिक संतुलन। तो अपने को पता है कि पर्यावरण में जो है जीवों और पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों का जो है निरंतर बहुत ही 100, अगर अपन देखें तो 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय में इनके बीच में क्या कर रही है, इनके मध्य आदान प्रदान जो है रासायनिक तत्वों का होता जा रहा है और वह चक्रीय रूप में होता जा रहा है। यह संतुलन पौधों और प्राणियों और उत्तकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। प्रक्रिया देखें तो
जीव रासायनिक तत्वों को अवशोषित करते हैं, रासायनिक तत्वों को पहले ग्रहण कर लेते हैं जीव। फिर क्या होता है, जब इन जीवों की मृत्यु होती है तो उनका क्या होता है, फिर से उनका अपघटन होगा, डीकम्पोजिशन होगा। और डीकम्पोजिशन के बाद में जो भी जीवों ने रासायनिक तत्व लिए हैं वह पुनः वातावरण में चले जाते हैं। यह चक्र सौर ताप से संचालित होता है। तो जो ऊर्जा चाहिए इन चक्र के संचालन के लिए वो अपने को मिलती है सूर्य के द्वारा। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, फिर से देख लेते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है कि पर्यावरण और जीव के मध्य जो है वह रासायनिक तत्वों का जो है आदान प्रदान चक्रीय रूप में होना, वही क्या कहलाता है, वही अपने कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अब जैव भू रासायनिक चक्र में कौन कौन से शब्द हैं, एक तो इसमें जुड़ रहा है वायु। वायु का मतलब है कि जीवित चीजें जो है वह वायु में आ जाएगी। एक शब्द आ रहा है जियो, जियो का अर्थ है कि पृथ्वी पर मौजूद चट्टाने, मिट्टी, वायु, इन सभी के मध्य जो है अंतःक्रियाएं होती रहती है और जो जैव भू रासायनिक चक्र है वह चलते रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्रों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार जो है गैसीय प्रकार है। गैसों में क्या आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन का किस प्रकार से चक्रीय रूप में ऑक्सीजन घूमती रहती है, CO2 किस प्रकार से घूमती रहती है। और अपन देखेंगे कुछ सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में, अवसादी चक्र के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि फॉस्फोरस चक्र क्या है, कैल्शियम चक्र क्या है, इन सभी के बारे में भी आगे आने वाली स्लाइड्स में अपन पढ़ेंगे। पहले अपन ने पढ़ा था बायोम के बारे में। बायोम के बारे में क्या देखा था कि ऐसी समान परिस्थितियों वाला कोई क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों का समुदाय जो है वह मिलकर बायोम का निर्माण करता है। अब अलग अलग प्रकार के बायोम देखे थे। पहले अपन ने देखा था कि वन बायोम। अब वन बायोम कितने प्रकार का हो सकता है। वन बायोम है कि उष्णकटिबंधीय बायोम। वन बायोम में पहले लेंगे कि ऐसे वन है जो उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। दो प्रकार के वन होते हैं उष्णकटिबंध में, एक तो हो जाते हैं कि भूमध्य रेखीय और दूसरे पर्णपाती। तो कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर है कि जलवायु संबंधी उन क्षेत्रों की विशेषताएं क्या है, और उसके साथ ही जो है मृदा कौन सी पाई जाती है, वनस्पति जात और प्राणी जाति जो है कौन कौन सी वहां पाई जाती है। इस टेबल का जो है आप 2-3 बार अध्ययन करें। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र जो है वह पृथ्वी पर कहाँ पाया जाता है। तो ये पूरी सारणी दी गई है आपको। इनके बारे में विस्तार से चर्चा की है कि मरुस्थलीय बायोम जो है वह कहाँ है। गर्म उष्ण मरुस्थल जो है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठंडे मरुस्थल है, इनके फिर स्थान दिए गए हैं। गर्म मरुस्थल कहाँ है, सारा, कालाहारी और थार का मरुस्थल। अर्ध शुष्क हो जाएगा लद्दाख और गोबी का मरुस्थल, लद्दाख भारत में है और गोबी का मरुस्थल चाइना में है। ठंडा मरुस्थल कौन सा आ जाएगा, अंटार्कटिका जो है यह एक ठंडा मरुस्थल है। फिर अपन देखते हैं तापमान के बारे में। तो तापमान यहाँ मरुस्थल में कम ही होता है। फिर कौन कौन से जो है जीव जंतु पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं, तो कैक्टस, खजूर, ऊंट और फेनेकोस जो है ये इन सभी जीवों का यहाँ पाया जाना होता है। फिर अपन देख लेंगे कि ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की क्या क्या विशेषताएं हैं, ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। उसके बाद में एक्वेटिक बायोम जो है, जलीय बायोम है, उनकी विशेषताओं को भी आप यहाँ सारणी के माध्यम से पढ़े। तो इस सारणी को आप 2-4 बार पढ़े, आसानी से समझ में आ सकता है, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं है। अगला अपना अपन चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। उस साइकिल में अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से, सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे जल चक्र से, या जल चक्र को ही बोला जाता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को जो है अपन पृथ्वी पर जल जो अपन ने अध्याय पढ़ा था उसमें अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। तो वाटर साइकिल क्या होता है, पहले अपने को पता है कि पर्यावरण में जो जल है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह तरल में भी मिलता है पानी के रूप में, गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में भी अपने को मिलता है, और ठोस के रूप में जो है बर्फ के रूप में जल मिलता है। इन तीनों रूपों में ही जो है एक साइकिल की तरह, एक चक्रीय प्रवाह के रूप में ये चलता रहता है। और यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, यही होता है अपना जलीय चक्र। पहले अपन देखते हैं। तो पहले क्या होता है कि यहां से क्या होगा, यहाँ से होगा इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन होगा, और यह जल जो है यह वायुमंडल में चला गया। फिर वापस क्या होता है, वायुमंडल में जो है कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, और संघनन की क्रिया के बाद में पुनः प्रेसिपिटेशन या वर्षण की क्रिया के द्वारा यही जल वापस कहाँ आ रहा है, यही जल वापस धरातल में आ रहा है। और धरातल पर ऊंचे स्थानों पर या ठंडे स्थानों पर जो है बर्फ जमी हुई है, वह बर्फ जो है वह धीरे धीरे पिघलती है, और पिघलकर क्या होता है, पिघलकर वापस यह सतह पर से बहते हुए पुनः उसी जलीय क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार एक
चक्र की अवस्था बनती है और जल जो है इस चक्र के रूप में पर्यावरण में निरंतर चलता रहता है। तो जलीय चक्र यहाँ अपना कंप्लीट हो गया। आगे अपन देखते हैं कि कार्बन चक्र। कार्बन जो है सभी जीवों में लगभग पाया जाता है और इस कार्बन का जो है अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब कार्बन की अगर अपन बात करें तो वायुमंडल में कार्बन जो है वह CO2 के रूप में उपस्थित होता है। और अगर अपन देखें तो जो भी पेट्रोलियम के जो भी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट होते हैं उन सभी में कार्बन पाया जाता है। मेन जो चीज होती है कार्बन ही होती है। तो पहले अपन देखते हैं कि कार्बन चक्र का महत्व क्या है। कार्बन जो है सभी जीवधारियों में पाया जाता है। यह कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है। सबसे अधिक यौगिक जो पाए जाते हैं वह कार्बन के ही पाए जाते हैं। एक अपन ने पहले यौगिक देखा कार्बन का जो था ग्लूकोज C6H12O6। अपन देखते हैं कि CO2 यह भी कार्बन का यौगिक है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। इस प्रकार बहुत सारे यौगिक जो है कार्बन में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में अगर अपन देखें तो पेड़ पौधों में जो ग्लूकोज है, स्टार्च है, इन ये सभी किससे बने होते हैं? ये सभी कार्बन से ही बने होते हैं। जैवमंडल बायोस्फीयर में कार्बन जो है असंख्य यौगिकों के रूप में उपस्थित है। कार्बन चक्र अपन देखें तो कार्बन चक्र की शुरुआत होती है CO2 बनने के साथ। तो कार्बन चक्र यह कार्बन डाइऑक्साइड के परिवर्तन से शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या बनी? सबसे पहले दहन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। श्वसन की क्रिया के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या था? प्रकाश संश्लेषण था कि 6 अपने पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 ही जो है वह अपने पास जल के अणु यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं ग्लूकोज प्लस 6 अणु बनाते हैं ऑक्सीजन की। यही क्रिया क्या होती है? यही क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रकाश संश्लेषण हुआ, अपने पास ग्लूकोज आ गया। यह ग्लूकोज जो है यह पौधों में भोजन के रूप में स्टोर हो गया। कुछ जो है पौधों द्वारा उपयोग कर लिया गया और बाकी जो है पौधों के ऊतकों में, कोशिकाओं में संग्रहित हो गया। अब यह कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित होता है। यह जो अपने पास ग्लूकोज बना, जो कार्बनिक यौगिक बना, यह पौधों में क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब आगे की क्रिया क्या होगी? आगे की क्रिया होगी कि पौधों में उपयोग कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका उपयोग क्या कर लेते हैं? पौधे ही कर लेते हैं। और बाकी जो बचा हुआ अपने पास कार्बनिक यौगिक है कुछ का विघटन हो जाता है और अपना जो भोजन होता है वह मेन क्या होता है? जीवों का मेन भोजन जो होता है, जो प्राइमरी उपभोक्ता हैं वह मेन पौधों को ग्रहण करते हैं। तो वह जो स्टोर उनके पास कार्बनिक यौगिक थे वह अब किस में आ गया? वह अब जीव जंतुओं में आ गया। सबसे पहले CO2 बनी, CO2 का प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण के बाद में जो है कार्बनिक यौगिक स्टोर हो गया अपने पेड़ पौधों में। और अब जीव जंतु जब उन्हें पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं तो वही कार्बनिक यौगिक किस में आ गया? जीव जंतुओं में आ गया। अब जीव जंतु जो है जब उनकी मृत्यु होगी तो वही कार्बन पुनः किस में चला जाएगा? वही कार्बन पुनः मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी में जो जीवाणु है वह उनका अपघटन करते हैं और यही कार्बन वापस कहाँ आ गया? यही कार्बन वापस वायुमंडल में आ गया। तो इस प्रकार कार्बन जो है एक चक्र के रूप में निरंतर वायुमंडल में घूमता रहता है। तो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ कि वायु सॉरी देख लेते हैं कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हो रहा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को आप याद रखने का प्रयास करें। उसके बाद में श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वातावरण में चली जाती है। पेड़ पौधे भी जब श्वसन करते हैं तो कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की वापस पर्यावरण में चली गई। अब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो है क्या होता है कि सबसे उसमें जैविक पदार्थ बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे। उनमें स्टोर हो गया है कार्बनिक यौगिक। अब इस कार्बनिक यौगिक को जंतु ग्रहण करेंगे। जंतु जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका अपघटन होगा जीवाणुओं के द्वारा और अपघटन के बाद में यही कार्बन पुनः वातावरण में चला जाता है। तो इस प्रकार जो है कार्बन निरंतर चक्रीय रूप में घूमता है। तो यही क्या है? यही है अपना कार्बन चक्र। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कार्बन चक्र क्या है। पहला जो है कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। तो श्वसन से क्या होता है? श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वातावरण में चली गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः ग्रहण करेंगे पेड़ पौधे और क्या बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके कार्बनिक यौगिक जो है वह बना लेंगे
और इस कार्बनिक यौगिक को जो है पुनः जीव जंतु ग्रहण करते हैं, और जब इन जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है यह डिकम्पोज होने लगते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद में कार्बन पुनः वातावरण में मिल जाता है। अगला अपना चक्र जो है, दो चक्र अपन पढ़ चुके हैं। पहले अपन ने पढ़ा ऑक्सीजन चक्र, उसके बाद में पहले अपन ने पढ़ा जलीय चक्र, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, CO2 चक्र या कार्बन चक्र, और अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हो रहा था? फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में 6 अणु जो है अपने को ऑक्सीजन को मिले थे, उस रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब कुछ जो नीले हरे शैवाल है उनके द्वारा भी ऑक्सीजन उत्पन्न किया जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। पौधे सूर्य के प्रकाश में जल अणुओं को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन निकलती है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पौधे ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचती है। ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? ऑक्सीजन का तो उपयोग ही उपयोग है। मेनली जो ऊर्जा अपन प्राप्त करते हैं श्वसन की क्रिया के बाद में, जो कार्बनिक यौगिकों का अपन क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे तोड़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों को वो किसके द्वारा तोड़ते हैं? इसी ऑक्सीजन के माध्यम से ही टूटते हैं वो, और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। आगे अपन देखें तो ऑक्सीजन के यौगिक, ऑक्सीजन के कुछ यौगिक देख लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन जो है वह नाइट्रेट बना लेता है। नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्रेट बनाता है ऑक्सीजन। और दूसरा जो है ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड अपन देखें तो आयरन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, और आयरन ऑक्साइड अपन में देख सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना जो है वह आयरन ऑक्साइड का ही उदाहरण है। अब देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब जंग से बचाने के लिए अपन जो परत चढ़ाते हैं लोहे पर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है। एल्यूमिनियम और ऑक्साइड जो है आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं, वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है। तो ऑक्सीजन के अपन यौगिक भी देख लेंगे। ऑक्सीजन चक्र का सार देख लेते हैं क्या होता है ऑक्सीजन चक्र। तो ऑक्सीजन चक्र क्या है? पहले यह पौधों से निकलकर वायुमंडल में जाती है, और फिर जीवों द्वारा उनका उपयोग होता है, जीवों का अपघटन होता है, पुनः यह वायुमंडल में मिल जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं आराम से ऑक्सीजन साइकिल को। अगला अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल। अब पहले देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन का महत्व क्या है। अगर अपन देखें अपने वायुमंडल में तो नाइट्रोजन जो है लगभग कितने प्रतिशत है? 78% जो है नाइट्रोजन है। यह कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व है। एमिनो एसिड में जो है मेन एमिनो एसिड बनते हैं वह नाइट्रोजन से बनते हैं। एमिनो एसिड को आप समझ सकते हैं कि एमिनो एसिड ही आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो नाइट्रोजन जो है एमिनो एसिड के निर्माण में आवश्यक होते हैं, प्रोटीन निर्माण में आवश्यक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? DNA और RNA जो होता है अपने में उनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है न्यूक्लिक एसिड, और इसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फिर अपन देखते हैं विटामिन। तो विटामिन निर्माण में भी नाइट्रोजन का योगदान है। और वर्णक जो है, वर्णक क्या होते हैं? एक वर्णक अपन देख लेते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है पेड़ पौधों में वो भी किसकी मदद से होता है? नाइट्रोजन की मदद से होता है। तो महत्व क्या है? ये सारे महत्व हैं। एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन, वर्णक, इन सभी में नाइट्रोजन का योगदान होता है। ज्यादातर जीव वायु की स्वतंत्र नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है उनको सीधे ग्रहण कर पाना पॉसिबल नहीं है लगभग सभी जीवों के लिए। अब जो अपने पास नाइट्रोजन है इसको अपन बदलेंगे नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में, और उन यौगिकों को जो है फिर जंतु ग्रहण कर पाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं? या तो इसको अपन बदल देंगे अमोनिया के रूप में, या नाइट्राइट के रूप में बदल देंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया नाइट्राइट। या इसे नाइट्रेट में जब बदल देंगे, अब इन सभी यौगिकों को जो है ग्रहण करना संभव हो जाता है पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। तो सीधा जो नाइट्रोजन है वह ग्रहण नहीं हो पाएगा। ऐसी क्रियाएं होगी प्रकृति में, ऐसे कुछ जीवाणु होंगे उनके द्वारा नाइट्रोजन को किस में बदल दिया जाएगा? नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया जाएगा। फिर यह नाइट्रोजन यौगिक जो है पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और एक स्तर से दूसरे स्तर पर लगातार नाइट्रोजन चलती जाती है। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन का यौगीकरण, देखते हैं किस प्रकार से यौगीकरण होता है नाइट्रोजन का। तो कुछ खास जीव जैसे मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। पानी में अपन देखते हैं हरी हरी सी घास के रूप में होता है, वही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। यह क्या करते हैं? नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। 90% नाइट्रोजन जैविक रूप में यौगीकरण के रूप में प्रयुक्त होती है। मिट्टी के कुछ सूक्ष्म जीव है वह क्या करते हैं? नाइट्रोजन को यौगिक में बदलते हैं। बिजली चमकती है जब, और विकिरण जो प्राप्त होती है अंतरिक्ष से, जो भी विकिरण प्राप्त होती है इससे भी नाइट्रोजन यौगीकरण होता है।
बिजली चमकने से जो नाइट्राइट बनता है, फिर यह वर्षा के साथ क्या होता है, वर्षा के साथ पुनः धरातल पर पहुंच जाता है। आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम क्या होगा, नाइट्रोजन का यौगीकरण होगा, यानी कि जो नाइट्रोजन है अपने पास वो किस में बदलेगी, या तो बदलेगी वह अमोनिया में, NH3 अमोनिया हो गया, या वह बदलेगी नाइट्राइट में, ये हो गया अपने पास नाइट्राइट, या किस में बदलेगी, या बदलेगी नाइट्रेट में। तो सर्वप्रथम जो नाइट्रोजन था उसका क्या किया है, नाइट्रोजन चक्र में उसका यौगीकरण हुआ है। यौगीकरण का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को इन सभी यौगिकों में बदल लिया गया है। फिर होगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब है अब ये जो अपने पास नाइट्रोजन यौगिक है उनको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है असिमिलेशन या स्वांगीकरण। फिर देखते हैं कि शाकाहारियों में स्थानांतरण। अब इन पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, शाकाहारी खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो जैसे ही स्वांगीकरण की प्रक्रिया के बाद में यह जीव जंतुओं में जाएगा तो यह कहलाएगा शाकाहारियों में स्थानांतरण। चौथी प्रक्रिया में क्या होगा, अपशिष्ट व अपघटन। जो अपशिष्ट निकलते हैं जीव जंतुओं से और जब उनकी मृत्यु के बाद में डिकम्पोजिशन होता है तो क्या होता है, कुछ जीवाणु नाइट्रेट को जो है फिर से नाइट्रेट में बदल देते हैं और फिर पौधे नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार अंतिम प्रक्रिया में क्या होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलते हैं, किसको, नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वायुमंडल में लौट जाती है। तो इस प्रकार जो ये नाइट्रोजन का चक्र है यह पूर्ण हो जाता है। तो कितने चक्र पढ़ चुके हैं, पहले अपन ने पढ़ा जलीय चक्र। जलीय चक्र को पिछले अध्याय में भी अपन ने विस्तार से समझ चुके थे। फिर अपन ने ऑक्सीजन चक्र की चर्चा की, कार्बन चक्र की चर्चा की, और अब अपन ने चर्चा की है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। अब अन्य खनिज जो चक्र है उनके बारे में भी विस्तार से अपन चर्चा कर लेते हैं। अन्य खनिज चक्रों में अपन देखेंगे फॉस्फोरस चक्र क्या है, सल्फर चक्र क्या है, कैल्शियम चक्र क्या है और पोटेशियम चक्र क्या है। तो चलिए इन सब के बारे में भी यहाँ अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहले अपन देखते हैं फॉस्फोरस चक्र। तो फॉस्फोरस चक्र जो है यह जैव भू रासायनिक चक्र है और मुख्य रूप से अवसादी चक्र है। अवसादों के रूप में ही फॉस्फोरस जो है एक जगह से दूसरे जगह, एक स्तर से दूसरे स्तर पर घूमेगा। और किस प्रकार ये चक्रीय रूप में घूमता है वो अपन देखते हैं। स्रोत जो है फास्फोरस को, जो फॉस्फेट के रूप में चट्टानों में और खनिजों में जो है उपस्थित होता है अपना फॉस्फोरस, किसके रूप में, फॉस्फेट के रूप में। सर्वप्रथम क्या होगा, इन चट्टानों का होता है वेदरिंग या इनकी होती है अक्षय। अक्षय क्या है, इसके बारे में भी अपन अगले अध्यायों में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है, ये मान लो कि चट्टानें टूट रही है अक्षय के माध्यम से, और इन चट्टानों में क्या है, इन चट्टानों में है फॉस्फेट। तो अक्षय होता है, अक्षय से फॉस्फोरस जो है मिट्टी में चला जाता है। तो चट्टानें टूटी और जो फॉस्फोरस था वह चट्टानों से निकलकर अपने पास मिट्टी में पहुंच गई। अब जैसे ही ये मिट्टी में पहुंची तो क्या करेंगे, पौधे जो है इनका अवशोषण कर लेते हैं। पौधों से यह जानवरों में आ जाएगी और जानवरों की मृत्यु के बाद में इनका अपघटन होता है। अपघटन के बाद में यह पुनः मिट्टी में मिल जाती है। लंबे समय तक नदियों द्वारा समुद्र में जमा होती है कि और क्या बनते हैं, अवसाद बनते हैं। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो यह कभी गैसीय रूप में नहीं बदल रहा है। पहले क्या हुआ, पहले यह चट्टानों में थी, फिर अक्षय हुआ, मिट्टी में मिल गई, फिर पौधों ने ग्रहण कर लिया, फिर जीव जंतुओं ने ग्रहण कर लिया, और जीव जंतु जैसे ही मरे, उनका अपघटन हुआ तो वापस ये मिट्टी में चलेगी। तो गैसीय रूप में जो है अपने पास फॉस्फोरस उपलब्ध नहीं है प्रकृति में। तो अगली इसकी विशेषता क्या है, यही विशेषता है कि इसमें वायुमंडलीय चरण नहीं होता है, यानी कि जो गैसीय अवस्था जो है, गैसीय चरण जो है फॉस्फोरस का वह नहीं मिलता है। ऑक्सीजन अपन ने देखा गैसीय चरण उसमें उपलब्ध था, कार्बन में भी उपलब्ध था, और पानी का तो होता ही है। तो फॉस्फोरस की यह विशेषता हो जाएगी कि इसमें वायुमंडलीय चरण जो है यानी कि गैसीय चरण जो है वह नहीं होता है। अब महत्व क्या है, डीएनए है, आरएनए है और हड्डियों के लिए जो है आवश्यक होता है अपने फॉस्फोरस। अगला जो चक्र है अपना वह है सल्फर चक्र या सल्फर साइकिल। तो सल्फर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र है, वायुमंडलीय व अवसादी दोनों। अभी अपन ने देखा था फॉस्फोरस के बारे में, उसमें वायुमंडलीय चरण नहीं था यानी कि गैसीय चरण नहीं था। लेकिन जब अपन बात करेंगे सल्फर चक्र की तो सल्फर चक्र जो है सल्फेट के रूप में अपने को वायुमंडल में मिलता है, H2S के रूप में, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में, और सल्फेट के रूप में अपने को किस में मिलेगा, वायुमंडलीय चरण में भी मिलेगा। तो चट्टाने, मिट्टी, समुद्र और ज्वालामुखी गैसों के द्वारा सल्फर का उत्सर्जन होता है, सल्फेट या
हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्सर्जन होता है। अक्षय और ज्वालामुखी से सल्फर निकलता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देते हैं, तो इनसे जो भी सल्फेट निकला वो एक सूक्ष्म जीव उनका परिवर्तन कर देते हैं H2S में या हाइड्रोजन सल्फाइड में। H2S वायुमंडल में जाता है और ऑक्सीकरण से पुनः सल्फेट में बदल जाता है। वर्षा के साथ सल्फेट मिट्टी में पहुंच जाता है। जैसे ही मिट्टी में आएगा पौधे ग्रहण करेंगे, पौधे के बाद में जानवर ग्रहण करेंगे और उनका वापस मृत्यु के बाद में डिकम्पोजिशन होगा और यह सल्फर जो है पुनः वायुमंडल में, पुनः पर्यावरण में मिल जाता है। इस प्रकार सल्फर चक्र पूरा होता है। विशेषता क्या है कि सूक्ष्म जीवों की बड़ी भूमिका होती है सल्फर चक्र में। काम क्या है सल्फर का? प्रोटीन और एंजाइम के निर्माण में अत्यंत आवश्यक होता है सल्फर। अगला चक्र अपन देखते हैं, तो अगला चक्र है अपने पास कैल्शियम चक्र। कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और कैल्शियम चक्र किस प्रकार हो रहा है इसके बारे में अपन देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र है और अवसादी चक्र है। इसकी भी ये विशेषता होगी कि कैल्शियम जो है अपने को गैसीय चरण में नहीं देखने को मिलेगा। तो चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर में मेन क्या होता है? कैल्शियम होता ही है अपने पास चट्टानों में, और समुद्री अवसादों में भी अपने को कैल्शियम देखने को मिलता है। कुछ समुद्री जीव जो होते हैं उनके ऊपर ये जो खोल होते हैं, कवच होते हैं, वे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और समुद्रों में अपने को बहुत सारे अवसादों के रूप में भी कैल्शियम मिलता है। अक्षय से कैल्शियम मिट्टी और जल में घुलता है। तो पहले क्या होता है? चट्टानों का अक्षय होगा और यह जो कैल्शियम है यह किस में आ गया? मिट्टी में आ गया। मिट्टी के बाद में इसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं, पौधों को ग्रहण कर लेते हैं जानवर, और उनकी मृत्यु के बाद में पुनः अपघटन होकर यह कैल्शियम वापस कहाँ मिल जाता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। नदियों से यह समुद्र में ले जाती है, यहाँ अवसाद के बनते हैं। तो अपन ने क्या नोटिस किया कि जो गैसीय चरण है सल्फर का गैसीय चरण नहीं है, वायुमंडलीय चरण जो है वह सल्फर का नहीं है। समुद्री जीवों में जैसे शंख, मूंगे जो है, इनके खोल जो है किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं, दांतों के लिए आवश्यक है ही कैल्शियम, और कोशिका संकेतन जो सिग्नलिंग करती है, कोशिका संकेत जो भेजती है तंत्रिकाओं के माध्यम से, तो उसके लिए कैल्शियम का होना अत्यंत आवश्यक है। पोटेशियम चक्र की चर्चा करते हैं। तो पोटेशियम चक्र क्या है? पोटेशियम साइकिल क्या है कि जैव भू रासायनिक चक्र है ये, और मुख्य रूप से स्थलीय। पोटेशियम को भी अपन क्या देखेंगे कि इसमें भी वायुमंडलीय चरण या गैसीय चरण नहीं है। चट्टानों में जो मेनली फेल्सबार जो चट्टानें होती है उसमें अपने को देखने को मिलता है पोटेशियम। ठीक है, प्रक्रिया क्या है कि अक्षय से पोटेशियम मिट्टी में घुला, फिर पौधों द्वारा ग्रहण किया गया, पौधों को खाया जानवरों ने, जानवरों का अपघटन हुआ और पुनः यह किस में मिल गई? पुनः यह मिल गई मिट्टी में। तो कुछ नदियों द्वारा इन्हें समुद्र में ले जाया जाता है और अवसादों के रूप में जमा कर दिया जाता है। तो वायुमंडलीय चरण नहीं है इसमें भी, और मिट्टी पर निर्भर यह चरण है। पौधों में पानी के संतुलन और कोशिकीय कार्यों के लिए जो है, कोशिकाओं में जो भी ऊर्जा स्थानांतरण होता है, उन सभी कार्यों के लिए पोटेशियम का होना अत्यंत आवश्यक है। तो अपना पोटेशियम चक्र भी यहाँ पूरा होता है। अब जो अपना टॉपिक बचेगा वह टॉपिक होगा पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे आने वाली क्लास में पारिस्थितिकी संतुलन पढ़ेंगे। और कल जो है अपना दो टॉपिक जो अपन ने शुरुआत में बताया था चैप्टर के, वो दोनों टॉपिक पारिस्थितिकी और पर्यावरण से रिलेटेड दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लगे कुछ वीडियो में कमी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम इस अपने अध्याय जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें और भी सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।